Hello students, you are most welcome to Chemistry My Dream, and the topic today will be the second law of thermodynamics that will remain continued. The last topic that we discussed with you, that is limitations of first law of thermodynamics and introduction of सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसमें हमने आपसे बहुत कुछ बात किया था कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या क्या चीज़ नहीं देता है। ज़रा मैं रिकैप कर दूं तो टू इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स जो है वो थर्मोडायनामिक्स के फर्स्ट लॉ से मालूम हम लोगों को नहीं होता है। वो क्या है कि एक है डायरेक्शन ऑफ द प्रोसेस, whether the process move towards forward direction or backward direction, तो ये मालूम नहीं होता है। और दूसरा क्या होता है, जो whether the process is spontaneous or non spontaneous। कहने का मतलब प्रोसेस हो सकता है या प्रोसेस नहीं हो सकता है, प्रोसेस फिजिबल है या नॉट फिजिबल है, इसके बारे में भी जानकारी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स नहीं देता है। तो उसी के लिए क्या आया है, इंट्रोडक्शन ऑफ सेकेंड लॉ। तो सेकेंड लॉ का जो स्टेटमेंट होगा वो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं आपको बतला दूं कि हम लोगों ने स्पॉन्टेनिटी के लिए दो क्राइटेरिया लिया था, जिसमें था मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी। और हम लोगों ने अपने डिस्क्रिप्शन में ये देखा कि मिनिमम एनर्जी और मैक्सिमम एंट्रोपी कैन नॉट बी द सोल क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो उसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि दोनों का ज्वाइंट इफेक्ट जो है हमने ड्राइविंग फोर्स से, ड्राइविंग फोर्स इज द रिजल्टेंट फोर्स फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस एसोसिएटेड विथ मिनिमम एनर्जी एंड मैक्सिमम एंट्रोपी। तो वो ड्राइविंग फोर्स बतलाता है कि प्रोसेस क्या होगा, स्पॉन्टेनियस होगा या फिर नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। उसी में हमने एंट्रोपी को डिटेल में डिस्कशन किया था आपसे, और वो एंट्रोपी क्या था, इट इज़ द मेजर ऑफ रैंडमनेस ऑफ ए सिस्टम, या डिग्री ऑफ रैंडमनेस ऑफ सिस्टम बोल सकते हैं। तो जहाँ डिसऑर्डर सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, बोलिए गैस में होता है, उससे कम लिक्विड में होता है, और सबसे कम एंट्रोपी किस में है, सॉलिड में। तो ये सब हम लोगों ने देखा। और फिर ये जो हम लोगों का लास्ट डिस्कशन था इसमें, वो था एंट्रोपी ऑफ फेज ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हमने एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन देखा, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन देखा, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन देखा। और ये सब जो है न्यूमेरिकल बनाने के लिए एंट्रोपी पर काफ़ी जो है हम लोगों को हेल्प मिलेगा। और एक और हम आपको बतला देते हैं इसमें, अगर हमको एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, मान लीजिए कि कोई केमिकल रिएक्शन है, तो वहाँ पर हम लोग चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन जो देखेंगे, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन जो होगा वो हो जाएगा डेल्टा आर एस हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट हो जाएगा माइनस टोटल एंट्रोपी ऑफ क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट्स हो जाएगा। तो ये भी कभी कभी जो है एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन में हम लोगों को पूछ सकता है। तो दिस इज अनदर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, चेंज इन एंट्रोपी ऑफ रिएक्शन, जिसको हमने स्टार मार्क देकर के आपसे लिखा है, आपके लिए लिखा है। तो फिर इस तरह से जो है हम लोग एंट्रोपी पूरा कर लेते हैं। नाउ वी हैव वेरियस स्टेटमेंट्स ऑफ
सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, और फिर आगे जो हम लोग पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में वो एक टर्म आएगा गिब्स फ्री एनर्जी का, जो कॉन्सेप्ट आपको मिलेगा। तो पहले आज का टॉपिक मैं लिख लेता हूँ, स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स और गिव्स फ्री एनर्जी। तो इतना तो पहले आज जो है हम लोग देख लें, इसके बाद देखेंगे थर्ड लॉ थर्मोडायनामिक्स। अगर टाइम बच जाता है तो हम लोग देखेंगे थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जिसका हमको एलिमेंट्री आइडिया लेना है, कोई डिटेल आइडिया नहीं। अकॉर्डिंग टू सिलेबस में आपको दो ही लॉ पढ़ना है, फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ। तो थर्ड लॉ जो है वो भी थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो ये आपका आज का जो है टॉपिक रहेगा, ठीक है। अब ये जो स्टेटमेंट्स ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, इसमें वेरियस स्टेटमेंट्स हैं। पहला स्टेटमेंट हम लोग लेते हैं एंट्रोपी के लिए। कहता है कि एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is continuously increasing, continuously increasing। ये है क्योंकि ये यहाँ जो है आपको स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए सिस्टम विद द हेल्प ऑफ चेंज इन एंट्रोपी, वो हम लोग एक ही साथ देख लेंगे गिव्स फ्री एनर्जी के साथ। तो जरा आप पहले इसको लिख लें, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग। और दूसरा कहता है कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल, थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल, ठीक है। तो ये सब जो है हम लोग इसी तरह से दो तीन और स्टेटमेंट आ सकता है ना। लेकिन जो है हम लोगों को ज़्यादा फोकस किस पर करना है, एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग और ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेसेस आर थर्मोडायनामिकली इरिवर्सिबल। तो देखिए ये तो स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हो, ठीक है। अब कहता है कि इसमें जो नेक्स्ट एक टर्म आता है जो है आपका गिव्स फ्री एनर्जी। चलिए इसको पहले लिख ही लेते हैं, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम। अब ये क्या होता है, गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम? कहता है दिस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी required to do useful work, This is the amount of energy required to do useful work. इसी को हम लोग गिव्स फ्री एनर्जी ऑफ ए सिस्टम बोलते हैं। दिस इज गिवन बाय, आप लिख सकते हैं दिस इज गिवन बाय H इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए
एक मिनट जरा, ये देखिए Z दैट इज गिव्स फ्री एनर्जी इज इक्वल टू H माइनस TS। ठीक है, कहने का मतलब इंथैल्पी ऑफ द सिस्टम माइनस टेम्परेचर इनटू इंट्रॉपी। कहने का मतलब टेम्परेचर और इंट्रॉपी के प्रोडक्ट को अगर आप इंथैल्पी ऑफ ए सिस्टम से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो वो क्या मिलेगा, गिव्स फ्री एनर्जी मिलेगा। अब आप जानते हैं कि गिव्स फ्री एनर्जी इज अनदर स्टेट फंक्शन, तो इसीलिए हम लोग इसको इनिशियल एंड फाइनल गिव्स फ्री एनर्जी देखेंगे। तो नाउ Z1 इज इक्वल टू H1 माइनस TS1। दिस इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, तो G2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, H2 माइनस TS2। ओके, देयरफॉर G2 माइनस Z1 इज इक्वल टू H2 माइनस H1 माइनस T, और ये हो जाएगा S2 माइनस S1 हो जाएगा, देखिए, एंड दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा Z, दिस इज चेंज इन गिव्स फ्री एनर्जी, इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S। तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन बिटवीन गिव्स फ्री एनर्जी एंड change in enthalpy and change in entropy at certain temperature। तो ये जो इक्वेशन है इसका नाम होता है गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन। ठीक है, तो अब हम लोग ये देखते हैं कि हाउ डेल्टा Z एंड डेल्टा S आर रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि हेडलाइन देते हैं कि हाउ डेल्टा Z and delta S are responsible for spontaneity of a process। तो delta S and delta Z for spontaneity of a process। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देख लेते हैं नंबर 1 पॉइंट में, इफ डेल्टा S is greater than 0 that means positive, और डेल्टा Z is less than 0 that is negative, the process will be spontaneous। The process will be spontaneous। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स होगा कि कैसे हम लोग डेल्टा S और डेल्टा Z के वैल्यू से स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस को प्रेडिक्ट करेंगे। अब इसी का जस्ट रिवर्स हो जाएगा, इफ डेल्टा S इज लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, और डेल्टा Z
is greater than 0, that is positive, the process will be नॉन स्पॉन्टेनियस। ये क्या हो जाएगा? नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। ठीक है। और तीसरा जो है इसका वो है कि इफ डेल्टा एस इज इक्वल टू 0 और डेल्टा जी इज इक्वल टू 0, the process will be in equilibrium, तो ये तीनों जो फैक्ट्स है अबाउट डेल्टा एस एंड डेल्टा जी, दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसको किसी न किसी रूप में ये पूछा ही जाता है। ठीक है। तो अगर कोई न्यूमेरिकल भी होगा जहाँ पर हमको डेल्टा एस का वैल्यू निकालना हो या डेल्टा जी का वैल्यू निकालना हो, तो अगर वो वैल्यू पॉजिटिव आता है डेल्टा एस के लिए तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, और अगर डेल्टा जी के लिए पॉजिटिव आता है तो वो नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। या फिर अगर वो प्रोसेस इक्विलिब्रियम में होगा तो आइदर डेल्टा एस और डेल्टा जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये हो गया गिब्स फ्री एनर्जी पर। इसके बाद जो होगा वो है हमारे पास में कुछ इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, और वो क्या क्या इंफॉर्मेशन है जरा उसको भी हम लोग देख लें। वो जो इंफॉर्मेशन है जैसे होगा डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -t डेल्टा एस टोटल। देखिए जरा इसको, टोटल का मतलब क्या होता है? यूनिवर्स होता है। ठीक है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग को हम लोग डेल्टा एस टोटल बोलते हैं। तो ये एक हो गया। दूसरा होता है डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू -w नॉन एक्सपेंशन वर्क। ठीक है। तो ये नॉन एक्सपेंशन वर्क क्या होता है? यूजफुल वर्क को ही नॉन एक्सपेंशन वर्क बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सब इंफॉर्मेशन भी कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा। और एक जो खास करके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पर है वो है आपका Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R। मतलब जहाँ पर Cp क्या है? हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, और Cv है हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। यहाँ हम लिख देते हैं कि वेयर Cp इज इक्वल टू हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर and Cv is equal to heat capacity at constant volume, V for volume। यहाँ प्रेशर दे दीजिए और यहाँ पूरा लिख दीजिए वॉल्यूम। ठीक। तो ये जो है आपका Cp एंड Cv हो जाएगा, और दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या होता है? दैट इज इक्वल टू R, जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है। तो इसको भी आप जो है हीट कैपेसिटी के रिलेशन से
कोरिलेट करते हुए और आपके पास में जो दो हमने और दिया हुआ है अलग से, डेल्टा एच इज इक्वल टू QP एंड डेल्टा U इज इक्वल टू QB। इस दोनों को यूज करते हुए आप जो है CP माइनस CB इक्वल टू R भी प्रूफ कर सकते हैं अपने से, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इस तरह से हम लोग सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स को जो है पढ़ लेते हैं और थोड़ा सा ये जो है CP माइनस CB इज इक्वल टू R जो ऑलमोस्ट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से रिलेटेड है, तो वो भी जो है आप आराम से पढ़ सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। और कहीं अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो उसको मैं कभी भी आपको बता सकता हूं, क्योंकि अभी इसमें काफ़ी न्यूमेरिकल बचा हुआ है, क्योंकि न्यूमेरिकल तो हमने किया नहीं है। तो जब हम न्यूमेरिकल करने लगेंगे और आपको कोई प्रॉब्लम होगा CP माइनस CB इक्वल टू R डिराइव करने में, तो मैं वहाँ भी आपको हेल्प करूँगा। अब थोड़ा सा क्या है कि थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हम लोग कुछ काम कर लेते हैं और इस चैप्टर को थ्योरेटिकली ख़त्म करते हैं। न्यूमेरिकली अभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि एक और भी जो है वो डिस्कशन होगा जो केवल जो है न्यूमेरिकल पर ही होगा। तो अब जो होगा वो है थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, जो सिलेबस में तो नहीं, लेकिन आपको नॉलेज के लिए थोड़ा जानना पड़ेगा। अब थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का जो स्टेटमेंट है उसको हम लोग जरा लिख लेते हैं। क्या स्टेटमेंट है? देखिए, इसका जो स्टेटमेंट है वो एब्सोल्यूट इंट्रॉपी से है। तो कहता है कि एब्सोल्यूट इंट्रॉपी ऑफ ए perfectly crystalline solid is taken 0 at absolute temperature, एब्सोल्यूट टेम्परेचर और एब्सोल्यूट ज़ीरो, इसको हम लोग एब्सोल्यूट ज़ीरो भी बोलते हैं। तो एब्सोल्यूट ज़ीरो क्या होता है? वही 0 केल्विन को एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर बोलते हैं। मतलब 0 केल्विन इज एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर, इसको हम लोग ये भी बोल सकते हैं, और -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसको हम लोग एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोल सकते हैं। तो कहता है कि कोई भी परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड का इंट्रॉपी जो होगा वो एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर पर क्या हो जाएगा? ज़ीरो। दैट इज गिवन बाय थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो इसका ये स्टेटमेंट है। अब अगर मान लीजिए कि आपको इसके जनरलाइजेशन से मतलब है, तो आप लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट इंट्रॉपी, दैट इज आप लिख सकते हैं कि डेल्टा एस, यहाँ एब्सोल्यूट दे दीजिए, एब्सोल्यूट इज गिवन बाय, देखिए ये होता है 0 to T CP dt बाई T। इससे हम लोग क्या करते हैं? इंडिकेट करते हैं। इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन है, 0 to T लेंगे और ये CP हो गया, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, अभी अभी दिखाए थे, और ये हुआ dt बाई T।
तो इसको आप चाहें तो आगे लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, ये Cp तो कांस्टेंट है, तो ये Cp हो जाएगा और इनटू ये क्या हो जाएगा, लॉग, है ना, या ln कहिए, इसमें जो है ln t हो जाएगा, Cp ln t होगा। और ये आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट देंगे तो वही हो जाएगा Cp ln t। और इसमें जो है अगर आप ln को नेचुरल लॉगरिथम में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा कि 2.303 Cp log t हो जाएगा। तो इस तरह से ये रिलेशन जो है एब्सोल्यूट इंट्रॉपी निकालने का एक जो है फॉर्मूला आपको मिलेगा, लेकिन ये जो है क्लास 11 के सिलेबस में नहीं के बराबर मिलेगा। और मिल जाता है तो फिर दिक्कत क्या है, आप जो है ये सारा वैल्यू दिया रहेगा, आप एब्सोल्यूट इंट्रॉपी का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। हमने आपको बोला था कि आप जो है जीरोथ लॉ जो है, जो पढ़ना नहीं है, उसको भी आप चाहें तो थोड़ा सा पढ़ सकते हैं इसमें। और वो क्या है, देखिए मैं यहाँ पर देता हूँ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। और वो जीरोथ लॉ क्या है, कहता है देखिए कि A B C तीन इस तरह से अगर आप कोई सिस्टम लेते हैं तो if A is in thermal equilibrium with B and B is further thermal equilibrium with C, is it? Then A is in thermal equilibrium with C। ये हो गया। तो दिस इज द जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। बस सिंपली जो है आपको इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए कि हाउ वी कैन से दिस इज जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। तो ये हो गया कि A is in thermal equilibrium with B and at the same time B is further thermal equilibrium with C, then A must be in thermal equilibrium with C. This is zeroth law of thermodynamics. तो इस तरह से थियोरेटिकली जो है थर्मोडायनामिक्स हम लोग जितना सिलेबस में था उसको हम लोगों ने ख़त्म कर लिया। लेकिन एक क्लास जो होगा, 1 से 2 क्लास होगा, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होगा, वो केवल न्यूमेरिकल के लिए होगा। और कभी कभी अगर कोई डेरिवेशन रह गया हो जो आपको जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखेंगे और आपको वो डेरिवेशन भी नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप जो है केमिस्ट्री माय ड्रीम को बार बार देखते होंगे और अपडेट होते रहेंगे। और ख़ास करके ये जो चैप्टर है थर्मोडायनामिक्स का, जानते हैं न्यूमेरिकल बेस्ड है, टोटल ह्यूमन एक्सपीरियंस्ड बेस्ड है, इसीलिए आपको इस चैप्टर को बार बार देखने की ज़रूरत है। तो आई होप कि यू विल बी बेनिफिटेड विथ माय टीचिंग। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।